अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़े ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इमरान खान साहब के हवाले से भी अजीब-अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि जो साइफ़र का ट्रायल है, वो फ़ैसला किया गया है कि जी जेल में ही होगा। अब ये कितना फ़ेयर ट्रायल होगा, ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ-साथ ये भी दरख़्वास्तें चली गई हैं इलेक्शन कमीशन में कि जनाब पीटीआई का जो निशान है, बल्ला उसको भी हटाया जाए और फिर ये है कि जो सदारत है, वहाँ से भी उनको इमरान खान साहब को हटाया जाए। अजीब किस्म का मामला चल रहा है और साथ-साथ आपने देखा होगा कि कल भी खबर आई थी कि कोर्ट मार्शल होगा उन लोगों का कि जो कि स्मगलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान फ़ौज के जो लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका कोर्ट मार्शल होगा। तो ये स्मगलिंग जो है वो क्यों इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी स्टेटमेंट देनी पड़ी है वज़ीर दाखिला साहब को। नवाज़ शरीफ साहब की रिटर्न के बारे में पूछेंगे और उनकी जो वेलकम ड्राइव चल रही है, वो कैसी चल रही है? उनका नैरेटिव क्या होगा? वाडा साहब उनको कह रहे हैं कि ना आएँ, घंटियाँ बजा रहे हैं कि बड़ा खतरा है, ना आएँ आप। और साथ-साथ आज आपने देखा होगा, आज जो खबरें पढ़ी हैं आपने कि काज़ी फ़ायद ईसा साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, आज का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो हियरिंग चल रही है, उसकी भी ज़रा बात करेंगे और आखिर में अगर मौका मिला तो थोड़ा-सा इंडिया की भी बात करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सलमान भाई ये जो सबसे पहले ज़रा मुझे बताएँ कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, ये क्यों नहीं उनको रेगुलर लेवल पे उनका ट्रायल होने देते? क्यों नहीं उनको बाहर निकलने देते? क्या उनकी एक झलक जो है, वो क्या कर देगी? वो कौम को इकट्ठा कर देगी, उनको मुज्तमع कर देगी? क्यों डर क्यों रहे हैं? क्यों खौफ है इतना कि जेल में ही ट्रायल होगा, जहाँ पे ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई माहौल होगा जिसमें ट्रायल होगा, तो किस किस्म का ये ट्रायल होगा जी? लेकिन जो लोग इंसानी हकूक के मामलात के माहिर हैं और जो लोग कानूनी अमूर की महारत रखते हैं, वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान का जो मुकदमा है, वो बड़ी दिलचस्प नोयत का है। उसके अंदर जो फेयर ट्रायल के जो मामलात हैं, वो पसे पुश चले गए और उसमें सियासत बहुत ज़्यादा गालिब नज़र आती है। और जो सियासत गालिब है, उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान ने जिस अंदाज की मुज़ाहमत की है, उसका उनके हामियों को भी शायद अंदाजा नहीं था कि इमरान खान ने जो मुज़ाहमत की है और जिस तरह से वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़े हैं। अब उसकी वजह से वो जो इमरान खान पे जो सख्तियां हैं या उन पे दबाव लाने की जो हिकमत अमली है या उनको सजा देने का जो मामला है या इलेक्शन से बाहर रखने का मामला है या पार्टी सदारत से बाहर रखने के मामलात हैं, वो सब इस वक्त बालादस्त है और किसी तरीके से इमरान खान से जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान जो है उनको इंतखाबी अमल से रोका जाए। अच्छा, अब ये एक एक पैकेज भी गया था इमरान खान के पास मोहम्मद अली दुरानी साहब की मार्फत, इजाजुल हक जी, की जी। मार्फत। उनको कहा गया था कि आप कुछ अरसे के लिए सियासत से दस्तबरदार हो जाएं या ये कि आप इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, आप गिरफ्तार रहेंगे, आप अपनी जगह पार्टी की सदारत किसी और को दे दें और इस वक्त मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सहूलतकारी करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इमरान खान का एक ही बार बार मुतालबा सामने आ रहा है और वो ये है कि आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत हमें भी बतौर जमात हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। बाकी बातें वो कहते हैं कि सब बाकी बातें बात की हैं, पहले आप इस बुनियादी मामले को आगे लेकर चलें। अच्छा, जिसकी वजह से वो बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, डेडलॉक आ गया है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान को दबाव में लाके ख्याल था कि उनसे बात मनवा ली जाएगी, वो अभी तक मनवाई नहीं जा सकी और ये अभी भी जो उनको अडियाला जेल लाया गया और ये जिस अंदाज से मुकदमे रोजाना की बुनियाद पे अदालत अपने जेल के अंदर ट्रायल करने की बातें हो रही हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि उन पे दबाव बढ़ाया जाए कानूनी महाज के ऊपर और उनको बताया जाए कि जनाब मामलात जो है वो आपके हाथ में नहीं रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साथ साथ ये भी मसला आ रहा है कि इमरान खान पे जितना दबाव डालेंगे उतना ही दबाव उनकी पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा। पार्टी के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं जी मफाहमत का रास्ता इख्तियार करें, खान साहब हमने इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन में नहीं गए तो फिर हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ और इस वक्त जिस तरह भी हो रही है उसको उसी तरह से होने दिया जाए। लेकिन इमरान खान बजिद है कि वो मामलात को इस तरह से नहीं हल करने की कोशिश करेंगे जैसे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। अच्छा, अब ये एक सिचुएशन है। अब मुझे बताइए ना कि जितने भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर फेयर ट्रायल के हामी हैं, वो देख लें कि कितना फेयर ट्रायल इमरान खान को मिल रहा है। अभी आपने देखा कि जो प्रोसीजर एक्ट वाला कानून है, वो उसको उसके ऊपर जो रिव्यू हो रहा है,
वो जिसे कहते हैं कि बराह रास्त लाइव नशरियात दिखाई जा रही हैं। क्या सवाल ये है कि साइफर वाले मामले के ऊपर भी बराह रास्त नशरियात होंगी? क्या उनको मौका दिया जाएगा? अच्छा, अदालतों में उनको लाने के पीछे सारी जो सोच है वो ये है कि अगर उनको लाएंगे तो कहीं लोग मोबिलाइज ना हो जाए, लोग बाहर ना निकल आए, तो बेहतर है उनको ट्रायल जो है इनका वहीं पर अदालत के जेल के अंदर किया जाए। तो इस वक्त बुनियादी तौर पे अगर आप देखें कि जो इमरान खान का मामला है वो कानूनी नौयत से ज्यादा सियासी नौयत का बन गया है, और जब तक सियासत उनके साथ डील नहीं हो पा रही, मैनेज नहीं हो पा रहा, चीजें सेटल नहीं हो पा रही, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे, एक जिसे कहते हैं चीजें हमने जिस तरह से प्लान किए उस तरह से अगर नहीं हो रही हैं, तो उसके नतीजे में फिर ये सियासत जो है ना इस वक्त इमरान खान के खिलाफ डोमिनेट कर रही है। अब आप देखिए कि जो उनकी सिस्टर है अलीमा खान, वो इमरान खान की जिंदगी में इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हुई पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन अब वो बार बार बयान दे के सामने आती हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर भी एक प्रेशर है कि कहीं ये ना हो कि मामलात अगर चौधरी परवेज लाई के पास जाए, शाह महमूद कुरैशी के पास जाए या किसी और के पास जाए, तो उसमें इमरान खान साहब के पास कुछ ना बचे, यानी वो फिर एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग जो है उनके पास चीजें चली जाए। तो इस वजह से वो अलीमा खान की रिफ्लेक्शन भी आपको नजर आ रही है, और इमरान खान अभी जो बहुत ज्यादा पैगाम रसानी कर रहे हैं उसमें अलीमा खान भी एक मरकजी कैरेक्टर है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश है इंतखाबात से पहले पहले। अगर हमने इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है तो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है अगर वो हो जाता है तो वो उसके तहत फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर इलेक्शन के मामलात के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। निशान लग जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो मामलात हैं ये इस तरफ जा रहे हैं और इसमें अलीमा खान साहबा का भी जिक्र जो है वो आपने लिया। मुझे ये बताएं कि ये जो लोग कह रहे हैं विद इन द पार्टी कि जनाब थोड़ी सी रिकन्सिलिएशन या थोड़ा सा स्टेप बैक के 1-2 कदम पीछे भी चला जाए तो कोई इस तरह का मसला नहीं है, कम से कम कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। एक तो ये राय भी है। दूसरी राय वही है जिसके ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त डटे हुए हैं और उनके उनके फॉलोअर्स भी डटे हुए हैं। कौन-सी राय आप समझते हैं कि प्रैग्मैटिक है? क्या करना चाहिए? क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि हिकमत के साथ और मसलहत के साथ भी अगर आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़े किसी सिचुएशन में से, तो वो निकालना चाहिए। और उसकी वजह वो क्यों वो जो बयान देते हैं, ख़ास तौर पे वो जो आर्गुमेंट्स देते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये देख लें कि किस तरीके से अभी तक का ट्रायल चल रहा है। कैंगरू कोर्ट्स हैं, किसी की तरफ से कोई कोई हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। इसमें तो जो बैकग्राउंड है हमारा, भुट्टो साहब का भी कोर्ट आपको ट्रायल का पता है आपको, बाकी उसके बाद भी हमने देखा कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। इस तरह की चीज़ों को देखते हुए और फिर इंटरनेशनल सपोर्ट देखें, इस पूरी रिजीम को और इस तरह के पूरे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही है। कोई बंदा बोल नहीं रहा और उनके जो गुमाश्ते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में वो सारे के सारे खामोश और चुप किए हुए हैं, उनको साँप सूंघ गया हुआ है। तो इस माहौल में क्या ये मसलहत का तकाज़ा नहीं है कि दूसरी तरफ भी सोचा जाए? देखिए, पॉलिटिक्स में जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें इनकलाब नहीं होते, उसमें पैचवर्क होते हैं, उसमें रिकंसिलिएशन होती है, उसमें निगोशिएशन होती है, उसमें डायलॉग होता है। सम टाइम आप बहुत कुछ गेन कर जाते हैं सारे प्रोसेस के तहत, और सम टाइम आपको कुछ कम मिलता है। लेकिन हिकमत का तकाजा ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि इस तरह की जो आज के हालात हैं उसके अंदर से ना सिर्फ मेरी जात बल्कि पार्टी और मेरे वोटर जो है वो कैसे इंटैक्ट रह सकते हैं और कैसे हम एक सेफ रास्ते से निकल सकते हैं। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को एक रिकंसिलिएशन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, एक बात। लेकिन अब रिकंसिलिएशन से मुराद ये नहीं है कि आप जाके एस्टैब्लिशमेंट के सामने गिर हाँ, जाएं और उनके बिल्कुल सामने सही। गिर के कहें कि जनाब मैं आ गया हूं, मुझे माफ कर दें। मैं आप जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक फर्मा बरदार बच्चे बनने की बात कर रहे हैं, तो मैं भी आपका फर्मा बरदार बच्चा बन जाता हूं और जैसे आप कहते हैं तो वैसे करता हूं। ये चीज नहीं होती। रिकंसिलिएशन से मुराद ये है कि आप कुछ गिव एंड टेक करते हैं और आप देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर कौन सी चीज है जो मैं गेन कर सकता हूं, जिससे मेरी और मेरी पार्टी को फायदा मिल सकता है और इन हालात में हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल सकता है। देखिए ना, अभी तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में कहीं जलसा नहीं कर सकती, कहीं कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती। उनके बकायदा जो दफातर है वो बंद पड़े हुए हैं इस वक्त, आपको पता है। उनके लोग जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, उनको जिसे कहते हैं कि मिसिंग पर्सन के अंदर उनके लोग आ चुके हैं या उनकी पार्टी में से कुछ लोग उनको छोड़ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो ज्यादा जरूरत है कि एक डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए और उस डायलॉग के अंदर जाके अपने लिए पहले कुछ गेन किया जाए। और फिर आप देखिए कि जो इंतखाबात की लेवल प्लेइंग फील्ड है वो भी किसी डायलॉग के नतीजे में निकलेगी। वो ऐसे नहीं निकल आएगी कि आप कहेंगे सुबह इनकलाब आ जाएगा, यहाँ पे करोड़ों लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता।
उसके लिए भी आपको एक डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को डायलॉग तो इख्तियार करना है। अच्छा, अब अच्छा सवाल ये है कि जिस चीज़ पे ज़्यादा उनको ज़ोर दिया जा रहा है, वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो है, वो खुद इलेक्शन ना लड़ें, एक बात। हाँ, और ज़्यादा ज़ोर ये दिया जा रहा है कि वो अगली दफ़ा वफ़ाकी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे ना सामने आ सकें। अब ये इमरान खान साहब का इम्तिहान है कि वो इसमें देखें कि वो अपने आप को भी बचाएँ, पार्टी को भी बचाएँ और अपना इस ये तासुर भी ना मिले कि इमरान खान ने जो है ना कोई एस्टैब्लिशमेंट से डील करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। तो ये एक सिचुएशन जो है वो इस वक़्त नज़र आती है। लेकिन अब देखना सिर्फ़ ये है कि इमरान खान साहब ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि वो कोई डील कर रहे हैं और डील करके बाहर आना ठीक है। चाहते हैं। अगर नेगोशिएशन लेकिन होए, डायलॉग लेकिन हो, इसमें उसमें गिव एंड टेक हो तो वो ज़रूर तैयार है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो में। और जिस तरह के हालात हैं, अब देखिए ना उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनको अभी तक जेलों में बंद किया गया हुआ है। कोई ख़ास हमें रिएक्शन पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंटरनेशनली कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, हमारा तुर्की है, अफ़गानिस्तान, फिर मतलब जहाँ से भी आप नाम ले लें, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, जो भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, किसी ने चूँ तक नहीं की और सब लोग चुप करके देख रहे हैं, बल्कि शायद वो कॉम्प्लिसिट भी हैं। तो इन हालात में अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को कोई खतरा होता है, तो उसमें भी जब कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो फिर तो वो जिस तरह बेनज़ीर साहिबा का हमने देखा था जब उनका मर्डर हुआ था, तो कुछ दिन थोड़े से हालात ख़राब हुए थे, फिर ठीक हो गए थे। तो इसी तरह लोग थोड़ा-सा कर-कुर के तो चुप हो जाएँगे, तो फिर मतलब पाकिस्तान का तो देखिए, सबसे वो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना खुदा न खास्ता। खतरात की निशानदेही तो की है, अलीमा खान ने भी की है, उनके वुकला ने भी की है, उनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। इमरान खान की जान को खतरा है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इस वक़्त ऐसी सिचुएशन में हमारी हमारे जो ताकतवर लोग हैं, क्या वो इस किस्म का कोई एक्ट करने की पोज़ीशन में हैं? मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि वो इस पोज़ीशन में नहीं है, पहली बात तो ये है। और ये बड़ा एक उल्टा जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। आपको पता है, हमने भुट्टो की फांसी के बाद आगे का सफ़र इख्तियार नहीं किया, बल्कि पीछे की तरफ गए थे। इसी तरीके से जो हम अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उसका नतीजा भी हमें कोई ख़ास अच्छा नहीं मिल सका। इसलिए हमारे यहाँ जो सियासी लोगों को गैर सियासी अंदाज से हटाने का जो काम होता है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसका कोई बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट उस तरह से नहीं मिलता और उससे लेकिन दे गुरेज किया डोंट जाना केयर चाहिए। सलमान भाई, दे डोंट केयर। उनको क्या है कि अगर होता है कुछ नहीं होता, उनकी तो अपनी जो सीट है वो पक्की है, उनका कंट्रोल पक्का है। उनको क्या है, कोई कोई आता है, कोई जाता है, नहीं, मेरा मेरा डिस्टेबलाइज़ हो गया ज़ाती पाकिस्तान। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस वक़्त जो पोलराइज़ेशन है, वो ताकतवर हलकों के अंदर भी मौजूद है। और वहाँ पर इस तरह का जो एक्ट है, उसके बारे में अगर हम ये समझें कि सब कुछ ऐसे आइसोलेशन में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई इम्कानात हैं। इसलिए मेरा ज़ाती ख़्याल तो यही है कि ये थ्रेट रहेगा इमरान खान के ऊपर और ये थ्रेट इसलिए भी है, ताकि उनको दबाव में लाके अपनी शराइत के ऊपर बातों को मनवाया जा सके। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। ठीक। अच्छा, ये ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि जिस तरह के बल्ले का निशान जो है वो वापस लेने की दरख़्वास्त आ गई है और फिर साथ-साथ उनको सदारत से हटाने की बात हो गई है। फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि सदर अलवी साहब जो हैं, वो चेयरमैन बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ों के बाद फिर पार्टी में एक डीमोटिवेशन का फैक्टर नहीं आएगा? देखिए, पार्टी की सदारत तो इमरान खान के पास ही है। पार्टी के वोटर, पार्टी के लोग और पूरे पाकिस्तान में जो लोग तहरीक-ए-इंसाफ को जानते हैं, वो समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ का नाम इमरान खान है। और यही वजह है, मैंने आपको कहा है कि अब हलीमा खान का रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया है। क्योंकि ये बात शायद इमरान खान को भी स्मेल हो रही हो कि पार्टी के अंदर कुछ लोग वो चाहते हों कि इमरान खान पीछे जाएँ और ये खुद मामलात को सँभाल लें। तो मुझे तो अगर ये कहीं आगे जाके ये लगे कि इमरान खान ने लंबे अरसे के लिए जेल में रहना है, तो शायद हाँ, बहुत से मामलात में हलीमा खान भी कलीदी रोल प्ले करेंगी। मुझे तो ज़ाती तौर हुँ, पे ये लगता है, हुँ। ये आरिफ अलवी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सब लोग किसी न किसी शक्ल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में भी रहे हैं। राब्ते तो में इस भी वजह रहे। से ज़रा थोड़ा-सा इमरान खान साहब की रिज़र्वेशन होगी। हालाँकि वो मौरूसी पॉलिटिक्स के हामी नहीं है, लेकिन शायद इस वक़्त स्ट्रैटेजी ये हो कि वो मामलात को फिर हलीमा खान के ज़रिए चलाने की कोशिश करें। तो फिर मतलब ये है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो लीड कर रही होंगी पार्टी को। पार्टी को लीड करें या ना करें, कम से कम एक ब्रिज के तौर पर इमरान खान के जो फैसले हैं, उसको पार्टी के अंदर लाने की कोशिश करेंगी और इमरान खान के और पार्टी के दरमियान जो पैगाम रसानी का जो रोल है, वो वो करने की कर कोशिश करेंगी। ठीक, इमरान खान का मौक़िफ़ जो है, वो बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में मीडिया में पेश करने की कोशिश करेंगी, तो जिससे बाकी लोगों के लिए फिर मुश्किल पेश आए। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा नवाज़ शरीफ साहब की तरफ आ जाते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो रिटर्न टिकट है, वो सुना है कि उन्होंने कटवा ली है
और वो आया ही चाहते हैं, और बड़े-बड़े ज़बरदस्त किस्म के जलसे जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। मरीम साहिबा का जलसा आपने देखा वहाँ पे शाहदरा की एक गली में, और इसके साथ-साथ अभी वो सुना है कि उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने भी कह दिया कि नहीं, वो कॉर्नर मीटिंग थी, इसलिए आप उसकी गलतफ़हमी का शिकार ना हों। तो ये जो उनकी कैंपेन है, जो उनकी ड्राइव चल रही है उनको वेलकम करने की, वो किस तरह जा रही है? और ख़ास तौर पे ये भी बताइएगा कि जब वो आएँगे तो वो तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, तो उनको आते ही गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए बाय लॉ एक्चुअली? देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, तो उनको आते ही सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के सामने। और अगर ठीक। वो ऐसा करते हैं, तो फिर ये कानून की हुक्मरानी की तरफ एक कदम होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते, तो इसका मतलब है अदालतों ने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, और रियासत ने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, सियासत ने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, और उनके लिए सहूलतकारी का जो रोल है, वो फिर खुलकर सामने आ जाएगा। तो ये तो खुद हमारी जुडिशरी का इम्तिहान है कि क्या उनके साथ इस तरह की सहूलतकारी की जाती है, या उनको कहा जाएगा कि जनाब सबसे पहले आके आप सरेंडर करें, रियासती इदारे उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर दें, और उसके बाद फिर जो भी रियायत उनके साथ होनी है वो बाद में। पहला सवाल तो यहीं पर आके पता चल जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट और जो जुडिशरी है वो उनके लिए क्या रोल प्ले करती है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो बराह रास्त मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहां जलसे से खिताब करेंगे, तो इसका मतलब है फिर मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर तो नहीं है। जो डील करके आए उसके लिए सब कुछ ठीक है, जो ना कर सके तो फिर फिर उसके लिए बाकी जेल है। बाकी एक मुजरिमों बात। का क्या कसूर है? वो क्यों अंदर जी, बैठे हुए हैं? फिर वही वो मैं भी कह रहा वो हूँ भी ना। दूसरी हाँ, बात ये है कि जो कुछ उनके साथ उस दिन शादरे में हुआ है, वो बहुत बड़ा धचका हुआ है पीएमएलएन को। अगर आप तमाम मीडिया के लोगों को जो दावतनामे आए थे, उसमें कहीं जी, कॉर्नर मीटिंग का ज़िक्र नहीं था। उसमें अच्छा, बाकायदा जलसे का ऐलान किया गया था। अब वो 500 अच्छा, से लेके 1200 तक के लोग ये कहते हैं, और मुझे एक बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं, जो पीएमएलएन के बहुत करीब पाए जाते हैं, उन्होंने मुझे अपना एक मैसेज दिखाया, जो उन्होंने शहबाज शरीफ को किया था। और उनको कहा उन्होंने कि शहबाज शरीफ साहब, अगर ये इस्तिकबाल है मुस्लिम लीग नून का, तो मेरा ख्याल है कि फिर नवाज शरीफ साहब को मना कर दिया जाए, वो पाकिस्तान ना आए। और अभी भी देखिए ये जो बदामी बाग के जलसे या फलां जलसे जो हो रहे हैं, अच्छा बड़ी जी, दिलचस्प बात यह है कि आपको लाहौर की जो आला क़यादत है, वो कहीं वहां पे नजर नहीं आई। ख्वाजा साद रफीक, अच्छा, सरदार याद सादिक, बाकी लोग जो हैं वो आपको नजर नहीं आए। तो पार्टी के अच्छा ये अंदर ये लोग जो नहीं। मरियम ग्रुप है, ये जिस तरह से हाँ, डोमिनेट करता है, फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त पीडीएम का एक जलसा होना था लाहौर में, तो वो बड़ा नाकाम साबित हो गया था। और उसमें कहा जाता है हाँ, कि हमजा शहबाज ने पसे पर्दा एक रोल प्ले किया था। तो जब तक मरियम उसको लीड करते हुए नजर आएंगी, तो वहां पे हमजा शहबाज का एक रोल आपको किसी ना किसी शक्ल में नेगेटिव किस्म का नजर आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मरियम जो है वो यहाँ पे आके लीड करें और अपने आप को वो डोमिनेट करें पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि पीएमएलएन के अंदर एक बड़ा दाखिली मसला है। दूसरी बात यह है, आप माइक उठा के जाएं लाहौर शहर में, वो लोग जिन्होंने 2018 में और 2013 में पीएमएलएन को वोट दिया था, अब वो भी हाँ, काफी नाला नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि पार्टी के पास कुछ नहीं है। फिर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो नैरेटिव था वो तो नवाज शरीफ साहब ने बदल लिया फौरी तौर पर। जैसे ही शहबाज हाँ, शरीफ साहब लंदन पहुंचे, तो उन्होंने अब एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर वो कहते हैं और मरियम कहती है कि उनके पास रेजोल्यूशन है नवाज शरीफ साहब के पास पाकिस्तान का, तो हुँ, सवाल यह है कि वो रेजोल्यूशन फिर उन्होंने अपने भाई की हुकूमत में 18 माह की जो हुकूमत थी या 16 माह की हुकूमत थी उसमें क्यों नहीं दिया? उसमें उनको क्यों नहीं हुँ, गुर बताए? उसमें उन्होंने क्यों नहीं तरीके बताए कि कैसे निकलना है? बल्कि जो जबरदस्ती इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया गया मिफ्ता इस्माइल की जगह, फिर आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के पास भी बहुत कुछ नहीं है। अच्छा, वो हुँ, 1997 1999 की या 2013 की डेवलपमेंट की बात करेंगे, अब हम 2023 में हैं। लोग ये सवाल उठाएंगे कि हाँ, जनाब ये बताइए कि आपके भाई की हुकूमत में हमें क्या मिला, क्या रिलीफ मिला? तो उनके पास ना तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, वो इस वक्त इमरान खान के पास है, ना उनके पास कोई परफॉर्मेंस का बयानिया है, सिर्फ माजी का एक किस्से हैं, माजी का चूरन है, उसको वो बेचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं तो पीपल्स पार्टी से महाजराई होती है। इमरान खान पे जितनी तनकीद करते हैं तो वो इमरान खान साहब के हक में ही जाती है। अच्छा, फिर इमरान खान अगर जेल में रहते हैं और नवाज शरीफ साहब बाहर है, तो उसका भी एक रद्देमल आएगा इमरान खान के हक में। इमरान खान बाहर निकल आते हैं, जो कि इमरान नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहते, तो उनकी कैंपेन का बिल्कुल मोमेंटम एक डिफरेंट तरीके से होगा अगर उनको इजाजत मिल जाती है। तो मैं ये अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मसला से अब कानूनी नहीं रहा, बल्कि अब हुँ, नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं। अब वो बढ़ गए हैं। सियासत वो नहीं है, जब वो जद्दे से वापस आए थे तो उस वक्त एक सिनेरियो था, पीटीआई ने उस वक्त इलेक्शन में बिल्कुल बाइकाट किया हुआ था, पीपल्स पार्टी थी, उनके लिए हुँ, मैदान साफ था। लेकिन अब इस वक्त उनके लिए मैदान साफ नहीं है, सियासी हुँ, मैदान भी साफ नहीं है, उनकी अपनी पार्टी का मैदान भी साफ नहीं है। और फिर ये भी एक तासुर मुस्लिम लीग नून में पाया जाता है, जो मुझे लोग मिलते हैं
वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो सारे मामलात को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात हैं, तो और एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कहीं कोई हिस्सा रखना है पीएमएलएन का, तो वो शहबाज शरीफ को क्यों रूल आउट करेगी जो इतने ज्यादा कंफर्ट तरीके से उनके साथ चल रहे हैं, उसके मुकाबले में एक और ऐसे शख्स पे इस्तेमाल किया जाए जो किसी वक्त भी जो है ना वो उसका वैसी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और वो एस्टैब्लिशमेंट हाँ, से टकराव पैदा हाँ, कर लेता है। तो अब ये देखना ही है। और देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक खास माहिदे के तहत पाकिस्तान आएंगे। और ये मैंने प्रोग्राम में पिछली दफा भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट पे ही दबाव बढ़ जाएगा कि हाँ, उनके नवाज शरीफ साहब के कोई मामला तय हुए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब एक लाइबिलिटी है, ये याद रखिएगा। लाइबिलिटी इस सेंस में है कि उनके पास भी कोई गेम प्लान नहीं है, उनके पास भी कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, उनके पास भी कोई हाँ, पॉलिटिकल प्लान नहीं है। तो वो किस तरह से आके देखिए ना, वो जो कहा गया था कि जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार मिलकर इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे, तो वो इकोनॉमी तो दुरुस्त तो नहीं नहीं हो हुआ। सकी ना, बल्कि बाहर से पैसा भी नहीं आ सका जो पैसा आना चाहिए था। तो मेरा हाँ, ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते इतने हमवार नहीं है जितने हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए मीडिया के दोस्त सब जाते हैं वो समझ या रहे हैं। लाल कारपेट ठीक। बिठा के उनको ईवान वजीर आजम लेके जाना चाहते हैं। हुँ, अगर ऐसा होगा और ऐसा किया जाएगा तो खुद इस्टेब्लिशमेंट काफी हद तक एक्सपोज हो जाएगी और उनके अंदर भी ये रिएक्शन आएगा कि जनाब ये किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। देखिए ना, एक बात याद रखिए, अगर आपने इलेक्शन करवाना है और अगर आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाना, तो ये मॉडल नहीं चलेगा जो मॉडल इस वक्त आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये उसमें बात सही है। आपको जो जेल वाले फर्द है इमरान खान साहब, उनके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो। क्योंकि लेकिन दुनिया ये साथ ही देख रही है, परसेप्शन ये बन रहा है कि शायद हाँ, इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन की तरफ जाने की जो बातें की जा रही हैं, वो बहुत से लोगों के अंदर नहीं, सवालिया निशानात हैं। वो सवालिया निशानात तो हैं लेकिन नोबडी केयर्स अबाउट इट। मसला ये है कि हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं, पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में सुन रहे थे, अब जो दीगर पार्टीज़ हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, इवन अब पीपल्स पार्टी को भी देखें, हल्का बंदियों के खिलाफ उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो दायर कर दी हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो यूँ लग रहा है कि जैसे इलेक्शंस का कोई माहौल बन नहीं रहा, इलेक्शंस कोई भी पार्टी सिवाय पीटीआई के नहीं चाह रही है। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमें चाहते हैं, लेकिन उनका भी मुझे लगता नहीं है। तो इन हालात में नवाज़ शरीफ कैसे आएँगे? और ख़ास तौर पे बावड़ा देखिए साहब की स्टेटमेंट अगर को अगर ज़हन में, इलेक्शन बावड़ा साहब अगर की इलेक्शन स्टेटमेंट नहीं और होने। ये बावड़ा साहब की ज़रा स्टेटमेंट पे भी आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने जो कहा है ना कि वो ना आएँ, तो मुझे तो फिर वो डर लग रहा है, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वापस आई थी तो क्या हुआ था? नवाज़ शरीफ साहब को उसका भी ज़रा ख़्याल रखना पड़ेगा। देखिए नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का रिस्क नहीं लेंगे। वो लास्ट मोमेंट पे उनका विजिट जो है वो चेंज हो सकता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त इलेक्शन के बारे में क्योंकि कोई चीज हतमी सामने नहीं आ रही, और जिस तरह से हाँ, आपने कहा कि फजलुर रहमान बात कर रहे हैं, खाकान अब्बासी हाँ, बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और मैंने आपको कहा था इलेक्शन ना होने की इस वक्त एक ही बुनियादी वजह है कि जो इलेक्शन से पहले हम पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय करते हैं वहां हाँ, इतफाक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इलेक्शन के अंदर डिले आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब फाइज ईसा साहब का भी तो इम्तिहान है ना, जितने बड़े वो इनकलाबी के तौर पर सामने आए थे। अब इस वक्त आइन छिकनी तो हो रही है ना, 90 दिन के अंदर तो इंतखाबात नहीं हो रहे। उन्होंने तो कोई सो मोटो नहीं लिया। कौन का अगर वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो ये देखे ना कि जनाब ये 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात होने थे ये क्यों कर नहीं हो रहे। फिर आपने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। कल मेरे एक और सहाफी दोस्त जो है वो बहुत करीब पाए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, तो कहने लगे कि अच्छा, मैं आपको शर्तियां बता रहा हूं, मेरी जो बात हुई है ये 24 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होगा। यानी अब राइट, आप अंदाजा लगाए ना कि अगर आप जनवरी से फरवरी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका हुँ, मतलब है अभी भी आपके अंदर इलेक्शन के बारे में इबाम है। अच्छा फिर इबाम है। आप ये देखिए कि फजलुर रहमान जैसा बंदा जो है, जो 24 घंटे इलेक्शन का राग लापता था, अब वो कहता है पहले मईशत दुरुस्त कर लें फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे। हाँ, ठीक है ना जी। अच्छा अब ये जो सारी बातें हैं इसका मतलब है कि आपका केपीके का, पंजाब का और बाकी पाकिस्तान का जो इलेक्शन अरेंजमेंट तय होना था इन लोगों के साथ, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे, उसमें मसाइल का सामना है। वो चीजें हुँ, रिजॉल्व नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है हमें देखनी पड़ रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अब ये चीफ जस्टिस का भी इम्तिहान है, इस जुडिशरी का भी इम्तिहान है। अगर ये इलेक्शन नहीं होते हैं तो इसका मलबा जहां इस्टेब्लिशमेंट पे पड़ेगा, सियासी हुकूमत पे पड़ेगा, निगरान हुकूमत पे पड़ेगा, वहीं इलेक्शन कमीशन पे पड़ेगा, वहीं पर ये जुडिशरी पे भी आएगा ना। आप ये देखिए ना, सही जब बात हम बंदियाल साहब की बात करते थे तो पंजाब और केपीके के इंतखाबात नहीं हुए, उन्होंने नहीं किसी को हुए हैं। फिक्स नहीं किया उस वायलेशन के ऊपर। और अगर अभी भी कोई फिक्स नहीं होता, अब आप देखिए ना केयर टेकर गवर्नमेंट हर काम करती है, 25-25 नुकाती एजेंडे के ऊपर उनकी मीटिंग्स का एजेंडा होता है हुँ, और उसके ऊपर बहस होती है, पूरा पाकिस्तान तब्दील करने की बातें हो जाती हैं। कहीं आपको कोई इलेक्शन का सिनेरियो के ऊपर वो बात करते हुए नजर आते हैं?
एक ही जुमला होता है जो उन्होंने रटा हुआ है कि जी इलेक्शन कमीशन डेट देगा, जब वो इलेक्शन कमीशन डेट दे देगा हम इलेक्शन करवा देंगे। यानी निगरान हुकूमत का ये काम है कि उसने इलेक्शन को कंडक्ट करना है। वो पूछे कि भाई जो असल काम आपने हमसे करवाना है वो काम तो आप हमसे करवा नहीं रहे, बाकी सारी चीजों में आपने हमें उलझा दिया या हमने अपने आप को उलझा दिया। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त एक इबाम की कैफियत है ना। पाकिस्तान में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल नहीं कर रहा। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेशुमार वायलेशंस कर दी हैं, हमने तो रूल ऑफ लॉ की बेशुमार वायलेशंस कर दी हैं, हम इलेक्शन अरेंजमेंट के अंदर फंस के रह गए हैं। हम पहले से डील की पॉलिटिक्स और ढील की पॉलिटिक्स के अंदर नजर आ रहे हैं। किसी को डील करनी है, किसी को ढील करनी है, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है ये जो सारा सिनेरियो पाकिस्तान में इस वक्त बना हुआ है, ये ना सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर रहा है बल्कि आपकी इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जिन लोगों का ख्याल था कि निगरान हुकूमत आने के बाद हम बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पे चले जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए ना, मैं इन चीजों का हामी हूं जो ये कहा जा रहा है कि इलीगल लोग यहां से निकल जाएं। आपने दोषों को पकड़ लिया, पेट्रोल चोरी करने वालों को पकड़ लिया, गैस चोरी, बिजली चोरी, और ये जो अभी आपने कहा कि जनाब किसी को रियायत नहीं की जाएगी, उस इजलास में फैसला हुआ है जो लोग यहाँ से जो है स्मगलिंग करते हैं, ये सब बातें ठीक है। लेकिन ये मुझे बताएं, आप बाहर बैठे हुए ना, दुनिया के इकोनॉमिस्टों से पूछें कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी का रिवाइवल ये नुकते हैं? आपको पूछे जरा उनसे कि भाई ये बताइए कि अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो आपको जो 4-5 मेजर स्टेप्स लेने वो क्या होंगे? देखिए ये तो आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो अभी आप इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इकोनॉमिक गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं। हमें तो ये बताएं कि आपका बुनियादी फ्रेमवर्क क्या है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। आपके पास कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसकी मदद से हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, इकोनॉमी को के अंदर जो है स्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट पैदा कर सकते हैं और एक एनवायरनमेंट ऐसा पैदा कर सकते हैं जिससे लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल बाहर निकाल सके। आप कैसे अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, एफबीआर को, टैक्स नेट को बनाएंगे? अच्छा, जो सवाल है वो पीछे है। अब ये ऑप्टिक्स है कि हम जनाब इतने बड़े बड़े एग्रेसिव किस्म के ऑपरेशन कर रहे हैं और इससे इकोनॉमी दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, और कोर्ट मार्शल जो है वो करेंगे स्मगलर्स का, और खास तौर पे अब देखें ना, कोर्ट मार्शल अगर वो करते हैं इसका मतलब है कि फिर हाईएस्ट लेवल पे उनकी पेट्रनेज में ये सारे काम हो रहे थे और जिनका शायद इनको पहले पता नहीं था और अब पता चला है अचानक, और अब कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल करेंगे। तो ये तो काम इसका मतलब बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से कह रहे हैं ना कि ऊंटों पे नहीं हो रहा और ये ट्रकों पे हो रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे हो रही है। देखिए बात ये ना कि मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है उसको किसी ना किसी सतह पे रियासती और हुकूमती सपोर्ट हासिल है ना सर। अगर आप उसको उसकी लीकेज को खत्म करना चाहते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, जरूर करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम सब पूरी कौम खड़ी है कि ये सारे के सारे जो इलीगल काम है ये बंद होने चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि इकोनॉमिक्स को रिवाइव करने के बुनियादी फ्रेमवर्क तो मुझे बताइए ना कि वो क्या है। वो मुझे बताएं कि जनाब ये चीजें हैं, 5-6 स्टेप्स हैं जिनके साथ ये जो मैंने आपको बताई ये बातें सारी गवर्नेंस से रिलेटेड है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो ख्याल था ना जी कि हम इलेक्शन को कराए बगैर इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे, इमरान खान को दीवार से लगाकर इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे, अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करके इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे। अब आप देखिए कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी, अभी आपने कहा ना कि इनको बड़ी सपोर्ट हासिल है, इकोनॉमिक्स पे कोई सपोर्ट हासिल नहीं। इकोनॉमिक्स पे वो बुनियादी सवाल आके वही करते हैं कि जी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, एक कंटिन्यूएशन होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये इकोनॉमी चलेगी। वो वही बुनियादी बातें कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। अब यही वजह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का प्रेशर है ना, वो पॉलिटिकल प्रेशर कम है, वो इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा है। यानी इकोनॉमिक्स की वजह से कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें और आपके पास कोई वे आउट नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और ये अब उनको भी समझ आ रही है, उनको भी समझ आ रही है, हमारे यहाँ जो लोग ताकत में है उनको भी समझ आ रहा है कि ये जो हमारा था ना माइनस इलेक्शन और इकोनॉमी को रिवाइव करने का जो कॉन्टेक्स्ट था वो नहीं वायबल हो रहा। अब प्रॉब्लम उनको कहाँ आ रहा है? वो प्रॉब्लम आ रहा है पॉलिटिकल अरेंजमेंट का इलेक्शन से पहले। वहां चीजें तय नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अभी तक चीजें या तो डायलॉग के अंदर है या चीजें डेडलॉक के अंदर है। अब नवाज शरीफ साहब के साथ आप डील करते हैं तो आपको इमरान खान को ढील देनी पड़ेगी। अगर आपका कोई इमरान खान के साथ मामला तय होता है तो फिर उधर कुछ आपको रियायत करने पड़ेंगे। और ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं, खुदारा ये जो कमजोर हुकूमतें बनाने का जो खेल है ना सर, इससे हमें बाहर निकलना है। ये पाकिस्तान की इस वक्त की स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गैर जरूरी अमल होगा
और हम पॉलिटिक्स को भी स्टेबल नहीं करेंगे, इकोनॉमी को भी स्टेबल नहीं करेंगे और सिक्योरिटी को भी स्टेबल नहीं करेंगे। फिर आप बल्कि ये ये सुmme देखिए, ये जो कातिल है। कहा गया है, जी, ये जो कहा गया है कि यकम नवंबर तक जो है सारे इलीगल जो लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ जाएं। अब ये कहना बड़ा आसान है सर, इसकी इतने इम्प्लीकेशन कम दिनों बहुत में। ज्यादा है। इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इसके नतीजे में हमें शायद एक सिक्योरिटी के कुछ सीरियस इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेरा एब्सोल्युटली। मतलब है कि जरूर करें, लेकिन एक प्रोसेस के तहत चले ना सर, एक ठीक प्रोसेस ठीक। के तहत चले। और जब आप चीजों अच्छा, के अंदर एक ड्रामा करने की कोशिश करेंगे या आप एक हाइप क्रिएट करके चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं तो होगी। मुझे लगता है कि शायद वो चीजें उस तरह से ना हो सके जैसे हम सोच रहे हैं। ठीक। अच्छा, आखिर में बिल्कुल टाइम कम है, सिर्फ ये मुझे बताएं कि जो नादरा के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब जो हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की गई है और सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं और इसका क्या मकसद क्या हो सकता है उनको वहाँ पे डिप्यूट करने का? जी। देखिए, बात यह है कि इसको भी एक बड़े लार्जर खेल में देखा जाए ना, कि हम इदारे जो हैं, इदारों के अंदर अपने लोगों को लाकर अपना कंट्रोल जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और फिर अगर हम वहां से कोई नतीजा निकालना चाहें तो वो भी निकाला जा सकता है। अब सवाल एक और है, बड़ा बुनियादी नोयत का सवाल है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं उनका या तो खुद से अपने आप को विड्रॉ करना या उनको विड्रॉल की तरफ मजबूर करना, और उनके मुकाबले में हम जो है जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको लाकर जब इदारों के अंदर बिठा रहे हैं, तो एक लोगों के अंदर एक बहस तो शुरू हो चुकी है ना, लोग डिबेट तो कर रहे हैं ना कि ये सारे सिविलियन इदारे जो थे, इनमें सिविलियन लोग किधर हैं। ये सवाल उठेगा, या तो ये कहें कि जी वो मेरिट पे नहीं आते, या ये कहें कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है, या ये कहें कि जनाब वो इस किस्म के अहल ही नहीं है, उनकी सलाहियत ही नहीं है कि उनको यहाँ पे लाया जाए। इसके मुकाबले में हम इन लोगों को लेके आ रहे हैं, तो फिर इनकी कारकर्दगी पे जिन जिन इदारों में ये बैठे हुए हैं वहां पे भी सवाल उठ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका जो हमारे यहाँ खास तौर पे जो पॉलिटिकल एक रोल होता है ना जी, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इंस्टीट्यूशन से अगर मुराद जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वहां अगर आप सिविलियन को भी लाते हैं तो वो मेरिट पे नहीं लाते, वो पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं। वो पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का लाएगी, पीएमएलएन अपनी मर्जी का लाएगी, कोई और पीटीआई आएगी वो अपनी जमात लाएगी, जेयूआई अपने हिस्से में जो है वो गवर्नर लगा देगी, फला लगा देगी, फला चीजों को लगा देगी। ये जो हमारे यहाँ इस तरह की बंदर बांट है, वो एक ये सवालिया नहीं होना निशान है। और दुनिया के अंदर जो जदीदियत का हुक्मरानी का निजाम है, जो कहता है कि जी मेरिट की बेसिस के ऊपर आपने अपने इंस्टीट्यूशन को रीबिल्ड करना है, हम लगता ही है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के जरिए अपने मतलूबा नताइज के असूल के लिए इदारों के अंदर अपना खेल खेलने की कोशिश करते हैं, ये जिसका सही बात, नतीजा जो है वो इतना अच्छा नहीं निकलता जो अच्छा नहीं हमें निकलता। हम एक्सपेक्ट करते हैं। सही बात है, और ख़ास तौर पे फिर ये होता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई मामलात हुए इलेक्शन के दौरान, तो फिर इदारे के ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे और उँगलियाँ उठेंगी, वो नहीं होना चाहिए इस तरह। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में हमने बात करनी थी लेकिन अब टाइम नहीं है इंडिया के हवाले से। 41 जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको निकालने की इंडिया ने वार्निंग दे दी है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आज ही वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ है मीडिया एक आउटलेट के ऊपर भी, तो वहाँ पे भी जो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं और इस तरह के मामलात हाँ, हैं वो चल रहे हैं। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता आप देखिए ना कि इंडिया और कनाडा का जो मामला है, उसमें हाँ, बिगाड़ पैदा हो रहा है। लेकिन किसी वक़्त हम जी, ये बहस करेंगे कि ये सारे करनी खेल चाहिए। जो है, इसका हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और ये जो इंडिया की जो ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीमिज़्म थी, जो सब हाँ, कॉन्टिनेंट में एंटी पाकिस्तान थी, वो कैसे हाँ, यूरोप के अंदर मुंतकिल हो गई है, और हो गई है। कैसे वो अब बाहर की दुनिया को भी अपनी एक्सट्रीमिज़्म के एजेंडे के साथ जोड़ के अपने एब्सोल्युटली, लिए भी मसाइल एब्सोल्युटली। पैदा करेगा और दुनिया के लिए भी मसाइल पैदा करेगा। बल्कि मैंने कल भी सलमान भाई ये अपने प्रोग्राम में बताया था कि उसका नतीजा ये निकल रहा है कि उस लोग जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, अब वो अमेरिका में जो आरएसएस के लोग हैं, वो भी अब इतने खुल के आ गए हैं सामने कि कल आपको पता होगा कि 16 साल एक बच्चे ने नाउज़ुबिल्लाह जी, जी, तौबा जी। इस्तग़फ़ार कुरान सोज़ी की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, इसके ऊपर हमें ज़रूर एक बात करेंगे नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह। सलमान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह से थैंक यू, मुलाकात होगी जल्दी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। अस्सलाम वालेकुम।